साहब, ये मई के महीने में सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि ये काम दिसंबर के महीने में हुआ, एफआईआर दर्ज करने में आपको 5 महीने लग गए और 8 महीने हो गए अभी तक आपने नहीं किया। क्या आप कोई पुलिस ऑफिसर अफोर्ड कर सकता है इस तरीके की हरकत? मैं नहीं जानता हूं कि क्या वाकई परिस्थिति थी जिसमें कि पुलिस ने केस रजिस्टर नहीं किया और 5 महीने बाद किया। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी कहा था अक्टूबर में इसी एक प्रकरण में कि ऐसे केसेस में कंप्लेनेंट के लिए इंतजार करने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि सुओ मोटो केस रजिस्टर किया जाना चाहिए पुलिस अथॉरिटी द्वारा। तीसरी बात यहाँ जहाँ हम बात कर रहे हैं कि इसके लिए एक स्पेशल कानून चाहिए, नहीं चाहिए। देखिए, ब्रिटेन एक ऐसी जगह है जहाँ की कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ना उसकी आवश्यकता पड़ती है। जो चीज़ सही है वो लोगों को मालूम है, जो गलत है वो लोगों को मालूम है। और इसलिए अगर एक वाक़ई पुलिस स्वतंत्र हो, निष्पक्ष हो और अच्छी लीडरशिप हो, तो हेट स्पीच क्या है वो सबको मालूम है। 295 ए देखिए, उस समय हुआ था 1920 में, जब पूरे नॉर्थ इंडिया में एक तरह से ये कम्युनल भूचाल आया था और उस समय ये 295 ए पर काफी ध्यान गया था सरकार का। इसलिए मुझे ये हैरानी ये होती है कि 295 ए एक ऐसा प्रकरण है जो कि आराम से इस्तेमाल किया जा सकता है। क्यों नहीं इस्तेमाल किया जा रहा है, इसके बारे में बार बार मैं आपके भी प्लेटफॉर्म पे बोल चुका हूँ कि देखिए, जब तक पुलिस आपकी निष्पक्ष नहीं है, आज अगर सुरक्षा आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है, तो उसके लिए एक वैसी व्यवस्था, उसके लिए एक ऐसा बजट और उसके लिए एक सोच भी नहीं होनी चाहिए। दुर्भाग्य की बात है, चाहे जितने भी चीफ मिनिस्टर हों या सेंटर हों, वो पुलिस को इस संबंध में निष्पक्षता नहीं देना चाहते हैं, पूरे पावर्स नहीं देना चाहते हैं। और इसलिए इस प्रकरण में, चाहे वो उत्तराखंड का हो, चाहे वो दिल्ली का हो, इसमें बराबर कुछ न कुछ समस्या बनती रहेगी। जहां तक सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के कंटेम्प्ट का सवाल है, मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट को इसको कॉग्निसांस में लेना चाहिए, एक्नॉलेज करना चाहिए और उसी तरह की सजा देनी चाहिए। विनय जी, इस पूरे मामले में जो दिल्ली पुलिस का जो पूरा रवैया है वो बहुत हैरान करने वाला है। पहली बात तो इमीडिएटली इस पे किसी तरीके का एफआईआर दर्ज नहीं की, जबकि सुप्रीम कोर्ट की बहुत क्लियर कट गाइडलाइंस है। दूसरी बात, जब एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट के सामने जब दी जाती है तो उस एफिडेविट में यह कहा जाता है कि इसमें तो कोई हेट स्पीच हुई नहीं, और डांट पड़ने के बाद वही पुलिस 1 महीने के बाद कहती नहीं इसमें हेट स्पीच हुई थी। ये जो पुलिस का रवैया है, ये आपको हैरान करता है? या जो बात अभी यशवर्धन आजाद साहब कह रहे हैं कि भाई पुलिस निष्पक्ष नहीं, ये तो निष्पक्षता का प्रश्न ही नहीं है। उस पुलिस ऑफिसर को ये पता होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला है और आप कैसे ब्लेटेंटली इस तरीके की बात कह के बच सकते हैं, अनलेस कि आपको इस बात का अंदाजा हो कि आपके पीछे कोई है जो सुप्रीम कोर्ट से भी आपको बचा लेगा। नहीं, व्यक्तिगत तौर पे आशु, सच आपको बताऊं तो मुझे बिल्कुल हैरानी नहीं होती, और मैं आपको बताता हूं क्यों नहीं होती हैरानी। यशवर्धन साहब बहुत वरिष्ठ अधिकारी हैं और मैं ये बड़े खुल के कह सकता हूं, उनके जैसे अधिकारी अब होते नहीं आजकल। एक सिस्टमिक डिक्लाइन है भारत की पुलिसिंग में। मेरे पहले फिरदौस साहब ने जिक्र किया 2014 के जजमेंट का। 2006 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुस्तान में पुलिस रिफॉर्म्स की बात की थी। प्रकाश सिंह साहब ने उसको लेकर के बड़ी जद्दोजहद की, बड़ी मेहनत करी। कुछ राज्यों ने तो पुलिस रिफॉर्म्स को शून्य में इम्प्लीमेंट नहीं किया है, कुछ ने किया है तो उसका कोई खाली कागज पे है, असलियत में है नहीं। भारत की पुलिस किसी भी राज्य की हो, सरकार की एक एक्सटेंडेड यूनिफॉर्म्ड मिलिशिया के तौर पे काम करती है, और इसके उदाहरण आपको हर राज्य में मिलेंगे। और ये सिस्टमैटिक सिस्टम है हर राज्य का। जब सीबीआई कलकत्ता गई वेस्ट बंगाल में एक वरिष्ठ अधिकारी को के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, तो राज्य सरकार ने खुद बैठ के पर्सनली फिजिकली उनको ब्लॉक किया। अब अगर वो अधिकारी कल को उस राज्य सरकार की तरफ लॉयल नहीं होगा तो क्या होगा? दिल्ली पुलिस के साथ एक और विचित्र समस्या है। दिल्ली पुलिस पिछले कुछ सालों में, और ये डिक्लाइन काफी सालों से शुरू हो गया था, मोर लॉयल देन द किंग, जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, कि राजा से ज्यादा वफादार पुलिस हो, तो वो बहुत सारे काम प्रिजम्पटिव बेसिस पे करते हैं। मुझे नहीं पता कि इस केस में किसी को फोन आया था कब सीपी साहब के पास कि साहब इस केस में एफआईआर मत करिएगा। हो सकता है फोन नहीं आया हो, किसी ने कुछ नहीं कहा हो, लेकिन उन्होंने प्रिज्यूम कर लिया कि ऐसे मामले में एफआईआर करने से शायद प्रॉब्लम खड़ी होगी, तो ना किया जाए। और यही समस्या है पुलिसिंग के स्टैंडर्ड्स की डिक्लाइन की।
आज हॉकी का वर्ल्ड कप शुरू किया है। फर्ज कर लीजिए कि आप एक मैच देख रहे हैं विश्व लेवल का, जिसमें 2 टीमें खेल रही हैं। अगर उसका रेफरी केवल एक टीम के फाउल पे सीटी बजाए और दूसरे के ऊपर कुछ भी ना करे, तो आपका भरोसा उठ जाएगा उस मैच पर से, क्योंकि आप कहेंगे साहब ये क्या हो रहा है। लेकिन आजकल यही हो रहा है। पुलिस कानून प्रक्रिया की, जस्टिस सिस्टम की पहली कड़ी होती है और सुप्रीम कोर्ट उसकी आखिरी कड़ी है। पहली कड़ी में जो सीटी बजाने का काम पुलिस को करना चाहिए सिविल सोसाइटी को मैनेज करने के लिए, वो वन साइडेड है। और समस्या ये है, 2 बहुत वरिष्ठ अधिवक्ता हमारे साथ, वो बताएंगे कि कानून में पुलिस के पास बहुत डिस्क्रिशनरी और इंटरप्रिटेटिव पावर्स होती हैं। मुझे लगता है कि इसमें बहुत मानहानि हुई है या इसमें कोई गलत काम किया गया तो मैंने कर लिया। आज के जवाब में एएसजी साहब ने कोर्ट को ये कहा कि पुलिस ये कह रही है कि ये मामले इन्वेस्टिगेशन में वक्त लगता है, ये मामले इन्वेस्टिगेट किए जा रहे हैं। अब इन्वेस्टिगेशन में कितना वक्त लगता है, कानूनी प्रक्रिया कहती है चार्जशीट 90 दिन में फाइल हो जानी चाहिए आईपीसी में, लेकिन अगर मेरे पास सबूत नहीं है, मैं उसको 6 साल तक घसीट सकता हूं। तो समस्या यह है कि एक सिस्टमैटिक डिक्लाइन है पुलिसिंग में, और हमें अब पुलिसिंग में किसी भी राज्य में किसी भी स्थिति में न्यूट्रलिटी की एक्सपेक्टेशन रखना खत्म कर देना चाहिए। तो मुझे आश्चर्य नहीं हो रहा कि उन्होंने इस केस को रजिस्टर नहीं किया केस, क्योंकि सेम पुलिस फोर्स एक ट्वीट के आधार पे एफआईआर नॉट ओनली करती है, बहुत बार और राज्यों में जाकर रेड करके गिरफ्तार करके लोगों को भी ले आती है। वहां प्रोएक्टिवनेस इस लेवल की है। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं क्या हो रहा है इस देश में।